जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एमपी जीके की क्वेश्चन सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एमपी जीके की क्वेश्चन सीरीज का आज का हमारा ये लगातार 39वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे कि एग्जाम में मध्य प्रदेश की जनजाति से कैसे प्रश्न आपको आ सकते हैं और आप उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी? दोस्तों ऑप्शन दिए गोंड, कोरकू, भील या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखेंगे, गोंड जो है वो मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति भी है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो बताएंगे गोंड जनजाति। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति होने के साथ ही गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। लगभग पूरे मध्य प्रदेश में जहां तहां ये मिलते हैं, लेकिन विशेष तौर पर दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर आपको गोंड जनजाति ज्यादा दिखाई पड़ती है। गोंड जो जनजाति का शब्द है दोस्तों, एक तमिल शब्द से निकला हुआ शब्द है। तमिल शब्द है जिसका नाम है कोंड। तो तमिल शब्द कोंड से निकला हुआ शब्द है गोंड। और कोंड का जो अर्थ होता है वो होता है पर्वत, अर्थात ऐसी जनजाति जो पर्वत क्षेत्रों में निवास करती है। पर्वत क्षेत्रों में निवास करने के लिए जाने जानी जो जनजाति है उसे हम गोंड जनजाति कहते हैं। ध्यान रखेंगे, गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों, और इसकी अलग अलग शाखाएं भी हैं जिसमें आप ओझा और अगरिया जैसी जनजातियों को इंपॉर्टेंट मानते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोंडों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? मैंने अभी आपको बताया, गोंडों की उत्पत्ति कोन शब्द से मानी जाती है, जो कि एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है पर्वत। इसलिए कि यह जनजाति पर्वतीय क्षेत्र में रहती है, इसे गोंड नाम दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? दोस्तों दूध लौटावा प्रथा जो है वो गोंड जनजाति की एक महत्वपूर्ण प्रथा है। इस प्रथा में क्या होता है कि आप मामा बुआ के जो बच्चे होते हैं उनमें शादी की व्यवस्था को देखते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से वो जिस घर से लड़की ली है उस घर में लड़की देकर दूध लौटाने वाली व्यवस्था को फॉलो करते हैं। तो गोंड जनजाति के अंतर्गत आपको दूध लौटावा प्रथा देखने को मिलती है। और इसी की एक और इंपॉर्टेंट प्रथा भी है, युवा गृह घोटुल। दोस्तों शादी से संबंधित व्यवस्था है जिसमें गांव के युवक युवतियों को गांव के बाहर एक क्षेत्र में एक झोपड़ी में रखा जाता है और उस झोपड़े में वो लगभग 1 महीने बिताते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो जीवन जी सकते हैं साथ में तो उनका विवाह करवा दिया जाता है। तो युवा गृह घोटुल का संबंध जो है वो भी गोंड जनजाति से, और दूध लौटावा प्रथा का संबंध भी इसी से। ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यवसाय के आधार पर गोंड जनजाति की निम्न उप जनजातियां हैं तो बताना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, गोंडों को व्यवसाय के आधार पर आप अगरिया भी कहते हैं, ओझा भी कहते हैं और प्रधान भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, अगरिया, ओझा, प्रधान तीनों गोंडों की शाखाएं उपजातियां हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगरिया जो है दोस्तों, ये अगरिया लोहे के काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो लोहे का काम कौन करते हैं? अगरिया लोग करते हैं। और ये ध्यान रखेंगे कि इनके प्रमुख देवता होते हैं लोहासुर, जिसे ये बलि चढ़ाने का काम करते हैं, मुर्गे की बलि चढ़ाते हैं। ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा ओझा लोग जो होते हैं दोस्तों, ये तांत्रिक विद्या का काम करते हैं। बोलने का मतलब होता है कि झाड़ फूंक का जो काम होगा, ये झाड़ फूंक का काम करने का काम करते हैं ओझा लोग। और प्रधान जो लोग होते हैं दोस्तों, वो पंडिताई का काम करने वाले होते हैं गोंडों में। तो ये गोंडों की उपजातियां हैं। एग्जाम में आपसे इनसे भी प्रश्न पूछ सकता है, तो इनको भी याद करना है बेहतर तरीके से। जैसी क्वेश्चन आए तो तुरंत लगा दीजिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लामा नाई उस व्यक्ति को कहा जाता है जो विवाह करता है। दोस्तों जो व्यक्ति सेवा विवाह करता है, जिसको हम लमसेना विवाह के नाम से भी जानते हैं, तो लमसेना विवाह करने वाले व्यक्ति को लामा नाई कहते हैं। दोस्तों जनरली हमारे देश में जनजातीय समाज में कई प्रकार की विवाह पद्धतियां चलती हैं। इन विवाह पद्धतियों में कुछ पद्धतियां ऐसी हैं जिसमें वधु का मूल्य चुकाकर उस वधु को लाया जाता है। कुछ जगहों पर आप अपहरण करके विवाह करते हैं, कुछ में राजी बाजी विवाह होता है, सब कुछ तय कर लेते हैं। भगोरिया जैसी एक अलग प्रथा जिसमें विवाह अलग प्रकार से किया जाता है। वैसे एक विवाह है सेवा विवाह। बैगा समूह जो होता है स्पेशल तौर पर उसमें ये देखने को मिलता है, जो लड़का होता है जिससे लड़की की शादी की जानी होती है, वो लड़का एक समय तक अपने होने वाले ससुर के यहाँ पर काम करता बिना सैलरी के, और जब वो वहां लगातार काम करता है तो वो अपनी सेवा देता है। बदले में
मूल्य चुकाने की जगह पर ससुर उसको अपनी पुत्री से शादी कराता है। तो ये सेवा विवाह है जो विशेष तौर पर जो व्यक्ति करता है उसे लामा नाई कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। भील शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है? दोस्तों भील शब्द संस्कृत भाषा के भिल्ल शब्द से बना है। ये एक जनजाति के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है और भारत के जो शास्त्र हैं, स्पेशल तौर पर देखें रामायण, वहां पर आपको भील जनजाति का उल्लेख देखने को मिलता है। और जब हम वहां भिल्ल शब्द की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है दोस्तों तीर, या फिर आप बोल सकते हैं धनुष बाण। ठीक है, धनुष और बाण को ये अर्थ में बताता है, तीर इसका मतलब होता है। तो ऐसी जनजाति जो धनुष बाण धारण करती होगी उस जनजाति को ही आपने भील कहा है। तो भील जो है उससे भिल्लम हुआ है और भिल्लम से जाके भील जनजाति का शब्द आया है। भील जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति है कहाँ की? एमपी की। कौन सी है? भील जनजाति है। और ये जनजाति स्पेशल तौर पर देखें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में फैली हुई है। झाबुआ, अलीराजपुर, धार की जब आप बात करते हैं तो वहां पर भील जनजाति ज्यादा दिखाई पड़ती है। भील जनजाति जो होती है दोस्तों, इसके मकानों को कू कहा जाता है। फालिया इनके निवास स्थान को कहा जाता है। पटेल जो होता है इनका मुखिया होता है, जो गांव का मुखिया होगा। ठीक है, चिमाता इनकी खेती को कहते हैं। और धनुष बाण धारण करने वाली जनजाति है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरी बात, बहुत तुनक मिजाज के होते हैं, जरा सा छेड़ोगे तो ये भनक जाते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात है दोस्तों कि भील जनजाति जो है उसमें भगोरिया प्रथा जो है वो बहुत ज्यादा चलती है। इनका उत्सव है जो होली के अवसर पर होता है और जीवन साथी चुनने के इसमें काम किया जाता है। तो भगोरिया उत्सव एक फेमस उत्सव है जो न केवल देश में, वैश्विक स्तर पर भी इसको आप प्रचलित देखते हैं। भील जनजाति को दोस्तों ताड़ी और शराब इनके जीवन का भिन्न अंग है। गुदना प्रिय जनजाति के तौर पर भी आप भीलों को, बंजारों को देखते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं भील के बारे में बात की जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मिलती है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति के तौर पर है। ठीक है, चलिए पटालिया और भिलाला जो होती है इनकी उपजातियां, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भीलों के निवास को क्या कहा जाता है? दोस्तों भीलों के निवास को फाल्या कहा जाता है, मैंने अभी बताया है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में अपहरण विवाह अधिक चलता है? दोस्तों भील जनजाति में अपहरण विवाह अधिक चलता है, ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में गोल गधेड़ो प्रथा पाई जाती है? दोस्तों गोल गधेड़ो प्रथा भील जनजाति में पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। जब होली के अवसर पर भगोरिया उत्सव का आयोजन होता है तो उस भगोरिया उत्सव के दौरान गोल गधेड़ों का भी आयोजन होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं वो एक घेरे में जाने के प्रयास करते हैं। महिलाएं क्या करती हैं? गोल गोल घेरा बनाकर नृत्य करती हैं और पुरुषों का काम होता है कि उस घेरे को तोड़कर अंदर जाए और वृक्ष पे चढ़ जाए। तो ये गोल गधेड़ों की पूरी प्रथा होती है जो विशेष तौर पर भगोरिया पर्व के अवसर पर भील जनजाति में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, भीलों का प्रणय पर्व क्या है? भगोरिया मैंने अभी बताया है, इसका संबंध विवाह संबंध से होता है। बैगाओं के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? दोस्तों बेगा जो होते हैं उनके द्वारा जो कृषि की जाती है उसे बेवार कृषि कहते हैं। और जो बेगा होते हैं दोस्तों जनरली ये हल चलाना पसंद नहीं करते पृथ्वी पर, क्योंकि ये उसको अपनी माता मानते हैं। तो इस प्रकार से बीज फेंक कर कृषि करते हैं, उस कृषि पद्धति को आप बेवार कहते हैं, ध्यान रखेंगे। जबकि बारी जो होती है दोस्तों गोंडों की कृषि होती है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, साज वृक्ष किस जनजाति का पवित्र वृक्ष है? दोस्तों साज का जो वृक्ष है वो बैगा जनजाति में भी प्रमुख वृक्ष के तौर पर देखते हो और गोंडों में भी इसका महत्व है। जनरली ये जो वृक्ष होता है साज का वृक्ष, इन पर इनके देवता कौन से? इनके बूढ़ा देव जो इनके देवता है दोस्तों उनका निवास होता है। तो इसलिए ये जनजाति में साज के वृक्ष को आज पवित्र वृक्ष के तौर पर देखा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति के साथ किस क्षेत्र का नाम विशेष रूप से जुड़ा है? दोस्तों पातालकोट। पातालकोट जो है दोस्तों इसका मतलब है गहराई में स्थित निवास। छिंदवाड़ा जो जिला है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर आपको विशेष तौर पर सतपुड़ा की जो पर्वत क्षेत्र है उनके घने जंगल के बीच में गहराई वाले स्थान पर एक जनजाति का निवास मिलता है, जिसे आप भारिया जनजाति के नाम से जानते हैं। ये प्रदेश की अति पिछड़ी जनजातियों की सूची में शामिल है और 1981 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर इन्हें जंगलियों का जंगली कहा गया। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि जंगलियों का जंगली किस जनजाति के लिए शब्द प्रयोग किया गया तो आप बताएंगे भारिया जनजाति को
जंगलियों का जंगली कहा है। गोंडों को ये अपना बड़ा भाई मानते हैं, ध्यान रखेंगे। तो भारिया जनजाति के लोग बड़े गहराई में रहते हैं और मध्य प्रदेश की एक पिछड़ी जनजाति के तौर पर है। दोस्तों ये इन्होंने आजकल क्या किया है कि उन गहरे पहाड़ी क्षेत्रों से ऊपर की तरफ आने के लिए पर्वतों को काट काट के सीढ़ियां बना दी हैं। अब जो सीढ़ियां हैं उनका प्रयोग ये सप्ताह में या 15 दिन में एक बार करते हैं। जनरली क्या होता है, उन सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चढ़कर आते हैं, जो जंगली जड़ी बूटी और जंगली सामान इकट्ठा करते हैं उनको ऊपर के मार्केट में बेचते हैं, अपनी उपयोगी वस्तु नमक आदि को खरीद के वापस नीचे चले जाते हैं। इनको आधुनिक जो व्यवस्था उससे कोई मतलब नहीं है। ये उस जंगल के इलाके में गहराई के स्थान में अपनी संस्कृति अपनी विरासत को सजे हुए हैं। साथ ही साथ जो वन संपदा है, जो वहाँ के संसाधन उनका भी ये संरक्षण कर रहे हैं। तो अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ जीने वाली मध्य प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट जनजाति है भारिया जनजाति, जो पातालकोट क्षेत्र में रहती है। अगला प्रश्न है, बूढ़ादेव मध्य प्रदेश की किन जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो बूढ़ादेव 200 साल के वृक्ष पर रहने वाले देवता हैं और बैगा जनजाति के प्रमुख देवता के तौर पर आप इन्हें देखते हैं। ठीक है। आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किन जिलों में मिलती है? दोस्तों तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी जो जिले हैं उनमें, खासकर बैतूल और इधर के जो जिले हैं उनमें आपको देखने को मिलेगी कोरकू जनजाति, जो एक प्राचीन जनजाति है। दोस्तों ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? दोस्तों सहरिया का जो नाम है ना, वो शेर के साथ रहने वाले जनजाति के तौर पर पड़ा है और इस जनजाति को माना जाता था कि ये शेर के साथ रहने वाले जनजाति है, इसलिए इसका नाम सहरिया पड़ा। और ये मध्य प्रदेश के उत्तर जो भाग है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग, विशेष तौर पर मैं बात करूं तो ग्वालियर का जो इलाका है, श्योपुर का जो इलाका है, इस क्षेत्र में आपको ये जनजाति देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा ग्वालियर क्षेत्र में देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश के पिछड़े जनजाति, इस जनजाति में बहुत स्थिति दयनीय है, कुपोषण यहाँ बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। सरकार ने इनके लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाई हैं। ये जो लोग होते हैं दोस्तों, कतारबद्ध मकानों में रहते हैं, जिन्हें सहराना कहा जाता है। तो ग्वालियर क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण जनजाति है सहरिया जनजाति, याद रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कोल जनजाति इस जिला समूह में निवास करती है। दोस्तों याद रखेंगे, कोल जो जनजाति है ये भारत के जो हमारे इतिहास के ग्रंथ रहे, शास्त्र रहे हैं, उनमें इसका उल्लेख है। अति प्राचीन जनजाति है और रीवा सीधी सतना का जो इलाका है, यहाँ पर जनजाति निवास करती है, इसलिए इसका उल्लेख हमें रामायण जैसे महाकाव्य में भी देखने को मिलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति कबीरपंथी? दोस्तों पनिका जनजाति। पनिका जनजाति जो इंपॉर्टेंट तौर पर सीधी सिंगरौली वाले जिलों के आसपास रहती है। इस जनजाति को कबीरपंथी जनजाति के तौर पर जानते हैं, क्योंकि कबीर की विचारधारा, उनके जो शब्द रहे हैं, उनको ये क्या करती है, फॉलो करती है। ये कबीरपंथी जनजाति के तौर पर मध्य प्रदेश की पूर्वी क्षेत्र में रहने वाली इंपॉर्टेंट जनजाति है पनिका जनजाति। मध्य प्रदेश की किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहते हैं? दोस्तों कोल जनजाति जो है ये अलग अलग प्रकार के समूह बनाकर रहती है और इनके समूह को बोला जाता है कुल्हन टोला। तो अगर पूछा जाए कि कुल्हन टोला किसको कहते हैं, तो कुल्हन टोला जो होता है ये एक प्रकार से समूह होता है। किसका समूह होता है? तो समूह होता है कोल जनजाति के लोगों का। जिस गांव में ये रहते हैं उस गांव की पंचायत को गोहिया कहते हैं। और याद रखेंगे कि उस गांव का जो मुखिया होता है उसके लिए जनरली आप पटेल शब्द का प्रयोग भी करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर? ये कोल जनजाति की बात की है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से लौह अयस्क का निर्यात निम्न में से किस देश को किया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे जर्मनी और जापान दोनों को किया जाता है, फ्रांस को नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, बेगा पुस्तक के रचयिता कौन है? दोस्तों बेगा मध्य प्रदेश की एक इंपॉर्टेंट जनजाति है। मध्य प्रदेश की पूर्वी दक्षिण पूर्वी विशेष तौर पर जो नर्मदा घाटी के आसपास का इलाका है, यहाँ पर बेगा जनजाति विशेष तौर पर रहती है। और ये जनजाति के लिए बेरियर एल्विन ने द बेगा पुस्तक की रचना की है, जिसमें इसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया है। मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति में शहद पीने का पर्व मनाया जाता है, ये कितने वर्ष बाद आता है? दोस्तों याद रखेंगे, शहद पीने का पर्व जो है वो बेगा जनजाति में हर 9 साल के बाद मनाया जाता है। इसमें लड़का लड़की को या लड़की लड़के को शहद लगाती है और अगर वो शहद को चाट लेता है उसके बाद उनका विवाह कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, जिसको शहद पीने की पर्व के तौर पर आप जानते हैं, ये बेगा जनजाति में दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, बेगा जनजाति के संबंध में कौन सा एक असत्य है? दोस्तों याद रखेंगे कि बेगा जाति जनजाति में ओझा को हेय दृष्टि से देखा जाता है, बिल्कुल नहीं। बेगा का संबंध गोंड से है
और ये याद रखेंगे कि गोंड की उपजाति के तौर पर आप ओझा को देखते हैं तो किसी भी रूप में बैगा जनजाति के लोग ओझा जनजाति को हे दृष्टि से नहीं देखते हैं, साथ मिलकर रहने की व्यवस्था में देखने को मिलती है। इसके अलावा बेदा में एक प्रिमिटिव जनजाति है, पिछड़ी जनजाति है। बैगा गुदना प्रिय जनजाति होते हैं, बिल्कुल गुदना प्रिय जनजाति, उसकी महिलाओं को अपने हाथों में अलग अलग प्रकार के गुदने, बोलने का मतलब टेटू बनाने का शौक होता है। इसके अलावा हम बात करें भीलों में भी टेटू का एक चलन चलता है, बंजारा जनजाति में भी टेटू का प्रचलन चलता है, क्योंकि ये जनजाति बहुत ज्यादा श्रृंगार प्रिय होती है। जैसे आप भीलों को कलरफुल रंग प्रिय जनजाति के तौर पर जानते हैं, ध्यान रखना है। शिकार बैगाओं का प्रिय शौक है, बिल्कुल शिकार करते हैं बैगा लोग, ठीक है। कोल जनजाति गांव या शहर के समीप अपना अलग मोहल्ला बसा कर रहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कोल्हन टोला कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। कोयला भूतीस कहलाते हैं दोस्तों, कोयला भूतीस जो है वो गोंडों की एक उपजाति के तौर पर आप देखते हैं, और नाचने वाले गाने वाले जो गोंड होते हैं उन्हें कोयला भूतीस कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। प्रदेश की किस जनजाति का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है दोस्तों, याद रखेंगे पौराणिक ग्रंथों में कोल जनजाति का उल्लेख भी मिलता है और भील जनजाति का उल्लेख भी मिलता है, तो दोनों के दोनों है, गोंड जनजाति का उल्लेख नहीं मिलता है। लहंगी और दुलदुल घोड़ी नृत्य किस जनजाति से संबंधित दोस्तों, लहंगी और दुलदुल घोड़ी बुंदेलखंड क्षेत्र में चलता है, इंपॉर्टेंट है, और इसमें शहरिया जनजाति में आपको ये देखने को मिलता है। लकड़बग्गा और जिंदबक किस क्षेत्र के प्रमुख लोक नाट्य हैं, तो बघेलखंड क्षेत्र में चलने वाले प्रमुख लोक नाट्य के तौर पर आप इनको देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो अगर हम इन क्षेत्रों की बात, तो इन क्षेत्रों में झाबुआ में आपको सबसे ज्यादा प्रतिशत देखने को मिलेगा। वैसे मध्य प्रदेश में हम देखें तो मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या का लगभग 21% जनजातीय जनसंख्या है, और भारत की हम बात करें तो भारत की जनसंख्या का लगभग 8%, 2011 की जनगणना के आधार पर मैं बता रहा हूं कि 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8% जो है वो आपको जनजातीय जनसंख्या देखने को मिलता है, और मध्य प्रदेश की जनसंख्या का 21% जो है वो जनजातीय जनसंख्या, जो सबसे ज्यादा अलीराजपुर का जो इलाका है वहां पर आपको देखने को मिलती है। इसके हिसाब से झाबुआ आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बैगा चक का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है, तो डिंडोरी, डिंडोरी मंडला का जो इलाका, यहाँ पर बैगा जनजाति बहुत ज्यादा रहती है, तो डिंडोरी वाला जो इलाका यहाँ पर चक बैगा ज्यादातर देखने को मिलते हैं। अबुझ माड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है दोस्तों, अबुझ माड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। भिलाला जनजाति का मूल स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में माना जाता है दोस्तों, भिलाला भीलों की एक उप जनजाति के तौर पर देखी जाती है। इसके अलावा पटलिया भी भीलों की उप जनजाति है। भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में धार, झाबुआ, अलीराजपुर के क्षेत्रों में विशेष तौर पर निवास करती है। और ये जनजाति दोस्तों मैंने इसके बारे में पहले भी क्वेश्चन में बताया है, तो इस जनजाति से ही संबंधित है भिलाला, जो कि मध्य प्रदेश से बाहर छत्तीसगढ़ में इस जनजाति का मूल स्थान माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार एवं अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है दोस्तों, याद रखेंगे पारधी जनजाति जो है, ये पारधी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार एवं अन्य अपराधियों के लिए जाने जाने वाली जनजाति है। इस जनजाति में ये माना जाता है कि महादेव ने इन्हें कहा है कि आपको बंदूकों गोलियों से शिकार बचाने के लिए ऐसे जानवरों को जाल से पकड़कर उन्हें बचाने की स्थिति होनी चाहिए, ठीक है। और पारधी जो है दोस्तों पारद शब्द से निकला हुआ है, महाराष्ट्र का एक शब्द है पारद, तो पारद से निकला है पारधी, तो पारद का अर्थ होता है आखेट, तो एक प्रकार से शिकार प्रिय जनजाति के तौर पर आप पारधी जनजाति को देखते हैं। और आदिम जनजाति है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में ये आपको विशेष तौर पर दिखाई पड़ती है महाराष्ट्र से लगे हुए क्षेत्रों में। मध्य प्रदेश में अधिकतम आदिवासी बहुल जिले कौन से हैं दोस्तों, तो धार में आदिवासी ज्यादा है, झाबुआ में आदिवासी ज्यादा है, मंडला में भी आदिवासी ज्यादा है, इसके समूह के हिसाब से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे 46 मान्य अनुसूचित जनजातियां हैं मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश में उज्जैन में आपको दिखाई पड़ते हैं। किस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा है दोस्तों, तो गोंड में भी आपको सेवा विवाह की प्रथा देखने को मिलती है। प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो इनमें अगर हम देखें तो धार आप लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश में जनजाति कल्याण विभाग
जनजातीय बच्चों की शिक्षा की सुविधा के लिए कौन सी योजना चलाता है? तो छात्रवृत्ति भी देते हैं, छात्रावास की भी और पाठशालाएं भी, सभी योजनाएं चलाई जाती हैं। ये सभी इसका उत्तर होने वाला है। ओके, अगला प्रश्न है बैगा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ मिलती है दोस्तों? तो बैगा जनजाति मुख्य रूप से आपको मंडला बालाघाट जिलों में देखने को मिलती है, सतपुड़ा क्षेत्र में। गोंड द्वारा सुअर की बलि को प्रचलित रूप से कहा जाता है दोस्तों। गोंड जनजाति में त्योहारों के अवसर पर सुअर की बलि देने की प्रथा है और इस प्रथा को लारू काज कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए आगे दोस्तों, 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी दोस्तों? तो भील जनजाति ने 1857 की क्रांति में सक्रिय रूप से योगदान दिया था और नाट्या भील जैसे, भीमा नायक जैसे लोग आपको देखने को मिलते हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में भील जनजाति होने के साथ 1857 की क्रांति में इंपॉर्टेंट योगदान दिया है। भंवरकुआं जो चौराहा है इंदौर का दोस्तों, उसका नाम भी टाटिया भील के नाम पर टाटिया भील चौराहा कर दिया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। जिस जनजाति का मूल पेशा कृषि है दोस्तों, वह है गोंड जनजाति का मूल पेशा कृषि है, ये ध्यान रखेंगे। इनकी जो खेती होती है दोस्तों, उसको बेरा कृषि कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में आम जनजाति जिनके लिए गोधना जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है, बैगा जनजाति के लिए गुदना गुदवाना, टेटू बनवाना जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा होता है, ध्यान रखेंगे। कोरबा जनजाति के पंचायत को क्या कहते हैं? तो मेयारी कहते हैं। विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ की जनजाति मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में मिलती है। कंपी शिल्प निम्न में से किस जनजाति से संबंधित? दोस्तों बंजारा से। बंजारा का मूल जो इसको मिलता है दोस्तों, वो राजस्थान का है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में ऑलमोस्ट अब तो सब जगह पर ये निवास करते हैं। ये एक घुमंतु जनजाति के तौर पर आपको दिखाई पड़ते हैं। जनरली ये ग्रुप में घूमते हैं अपने पशुओं के साथ और उनको चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और ये डेरा डालते रहते हैं जगह जगह पर। ठीक है, तो बंजारा जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति मध्य प्रदेश के, इसको कंघी का आविष्कारक भी मानते हैं इस दुनिया में। सबसे पहले कंघी का आविष्कार किसने किया? तो बंजारा जनजाति ने ही किया था, ध्यान रखेंगे। अब पहले ये घुमंतु थे, अब ये स्थायी रूप से रहने लगे, मजदूरी वगैरह का काम करते हैं, ये भी ध्यान रखना। ओके, मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? तो याद रखेंगे कौन सी नहीं है, तो याद रखेंगे सहरिया भी है, बैगा भी और भारिया, तीनों विशेष पिछड़ी जनजाति है, कोल नहीं है। गोंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा संबंधित दोस्तों तो विवाह से, मामा बुआ के बच्चों में शादी की जाती है, इसको विवाह से संबंधित माना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा जो बैगा जनजाति, उसमें जो गुदना गुदवाने की परंपरा ज्यादा चलती है, जो उनके जीवन का अभिन्न अंग है, उसमें जो गुदना गुदने का जो टेटू आर्टिस्ट होते हैं उन्हें आप कहते हैं गोधारिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा दोस्तों? तो भिंड में सबसे कम अनुसूचित जाति आपको देखने को मिलती है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से मध्य प्रदेश की कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो सहरिया को विशेष पिछड़ी जनजाति कहते हैं। पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोगों को क्या कहते हैं? बंदोरिया कहते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न और है दोस्तों, भीलों के मकानों को क्या कहा जाता है? भीलों के मकानों को कू कहते हैं, भीलों की कृषि को चिमाता कहते हैं, भीलों के निवास को फाल्या कहते हैं। ताड़ी इनका प्रिय पेय पदार्थ है, शराब इनके जीवन का भिन्न हिस्सा है। ठीक है, भीलों के द्वारा की जाने वाली खेती को चिमाता कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामायण में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति का उल्लेख है? तो ध्यान रखेंगे रामायण में भील जनजाति का उल्लेख है। श्री राम भगवान को नदी पार कराने वाले केवट को आपने देखा होगा, वो जो केवट है वो दोस्तों भील जनजाति से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। ओके, अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची के मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को कवर किया गया है? तो ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान में वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय हम देखें 1950 तक हम देखें तो भारतीय संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी। 9, 10, 11, 12 नंबर की जो अनुसूचियां हैं, ये अनुसूचियां बाद में समय समय पर संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई हैं। 5वीं जो अनुसूची दोस्तों वो जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध करने वाली अनुसूची है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को कवर किया जाता है। क्लियर दोस्तों, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना अनुसूची 5 के बारे में। क्लियर, तो ये आज हमने मध्य प्रदेश की जनजातियों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। दोस्तों शॉर्ट में हम लोगों ने फटाफट इन प्रश्नों को देखा है क्योंकि ये पहले मैं अलग अलग लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। क्लियर, और एक मैंने करंट अफेयर के लेक्चर में भी डिटेल में जनजातियों के बारे में चर्चा की है, तो चूंकि वहां सब कुछ था इसलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हम लोगों ने इस लेक्चर को देखा है। लेकिन अगले लेक्चर में फिर मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन पर आधारित प्रश्नों को लेकर, कुछ नए प्रश्नों को लेकर आपके सामने रहूंगा एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। और हाँ, चैनल को देखते रहिए,
सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू।